ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं संधि और इससे कि पहले की कक्षा में हमने अयादि संधि तक का अध्ययन किया था। अब हमारे पाठ्यक्रम में अच संधि के दो भाग बचे हैं, एक है पूर्व रूप संधि और एक है पर रूप संधि। एक बार दोनों को देखते हैं। एक है पूर्व रूप और दूसरी है पर रूप। पूर्व का मतलब होता है पहले और पर का मतलब होता है बाद में। तो यहाँ पहले और बाद में का तात्पर्य है धन के निशान के जो पहले होता है उसको बोलते हैं पूर्व और जो धन के निशान के बाद में होता है उसको बोलते हैं पर। दूसरी भाषा में कहें तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण वो है पूर्व और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण वो है पर। इन दोनों संधियों में पूर्व रूप और पर रूप संधियों में दो ही वर्ण मिलेंगे। कौन से दो वर्ण? अ और ओ। या तो मिलेगा ये अ और या मिलेगा ये ओ। जब ये वर्ण दोनों वर्णों में से कोई भी एक मिलेगा, अगर ये वर्ण इधर मिले यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण के रूप में मिले तो वह संधि होगी पूर्व रूप संधि। और यदि इन दोनों में से कोई भी वर्ण यहाँ मिले, कहाँ? द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में मिले तो वह संधि होगी पर रूप। क्योंकि हमें संधि विच्छेद करके उनका नाम भी लिखना है, इसलिए नाम लिखने में सुविधा रहे इसलिए हमने एक बार आपको बताया। दोनों संधियों में ये दोनों वर्ण काम के हैं। इन दोनों संधियों में ये दो वर्ण मिलेंगे। इन दोनों वर्णों से ही पूर्व रूप और पर रूप की पहचान होगी। तो जब ए और ओ में से कोई भी वर्ण प्रथम पद का अंतिम वर्ण अर्थात धन से पहले हो तो वह संधि होती है पूर्व रूप संधि। और यदि द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के रूप में मिले या धन के निशान के बाद मिले तो वह संधि होती है पर रूप संधि। अब हम एक एक का अध्ययन करेंगे। पहले करते हैं पूर्व रूप संधि। हमारे पाठ्यक्रम की ये चौथी संधि है, वर्दी यण अयादि उसके बाद पूर्व रूप संधि। इसका एक नियम है, वो ये है कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या ओ में से कोई भी एक वर्ण होगा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण केवल ये ए स्वर होगा। ए स्वर होना चाहिए। स्वर होगा तो संधि युक्त करते समय क्या करना? संधि युक्त करते समय सिर्फ इस ए स्वर को किससे बदलना? अवग्रह में, अवग्रह या खंडाकार चिन्ह में बदल लेना। किसको बदलना? सिर्फ इस ए को। अवग्रह किसे कहते हैं? इस प्रकार जो चिन्ह होता है या निशान होता है अंग्रेजी में एस की तरह, उसको बोलते हैं अवग्रह। तो केवल एक परिवर्तन करना है, इस ए को अवग्रह में बदलना है। अब उदाहरण देखो, देखें इस संधि के। सही है क्या? प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो होगा अ या होगा ओ। है, यह है अ, सही है। द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या होगा? केवल ए स्वर होगा, है। इसका मतलब ये उदाहरण आपका सही है। अब संधि युक्त करते समय क्या करना? सिर्फ इस ए स्वर को किससे बदलना? इस अवग्रह में बदलना। किसको बदलना? सिर्फ इस ए को बदलना, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके आगे वाला आगे लिख दो और पीछे वाला ये पीछे लिख दो, बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बहुत सरल है। एक उदाहरण और देखो, देखें। देखो प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है? ए। आगे क्या है? ए स्वर।
तो संधि युक्त करते समय किसको बदलना, सिर्फ इस एस स्वर को बदलना। किससे बदलना, अवग्रह में या खंडाकार चिन्ह में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना। इसको इसके आगे उतारना और इसके बाकी पीछे वाले वर्णों को इसके पीछे उतारना। इसके आगे ऐसा पूरा का पूरा पद उतरा जाएगा और इसके पीछे ये पी आ जाएगा, तो बन गया कव्य। इसका उच्चारण यही होता है। तो इस प्रकार संधि युक्त करते समय केवल एक परिवर्तन करना, इस एस स्वर को खंडाकार चिन्ह या अवग्रह में बदलना। चाहे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए हो या ओ हो, दोनों में से कोई भी हो तो यही परिवर्तन होता है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं होता। अब दूसरा प्रकार का उदाहरण देखो, देखें। शोधन अयम, सही है क्या, बिल्कुल। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ये ओ है, ओ, और आगे क्या है, ये ए स्वर है। इसका मतलब ये सही है, पूर्व रूप संधि है, क्योंकि पूर्व संधि की पहचान है पूर्व रूप संधि की कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, इसको तोड़ेंगे तो आधा से और ये ओ होगा, तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये हो गया ओ। इसको तोड़ो, इसको केवल, तो आधा ये और ये हो गया अ, तो ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण, एक में ए ओ, इसका मतलब ये सही है। इस पूर्व रूप संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो होगा ए या होगा ओ। तो संधि युक्त करते समय केवल एक परिवर्तन करना, आपको पता ही है, किस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण में जो ए स्वर होगा उसको अवग्रह में या खंडाकार चिन्ह में बदलेंगे, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम पद को वैसा का वैसा लिख देंगे, जितना भी बड़ा हो, तो यहाँ लिख दिया और इसके बाद वाले वर्णों को लिख देंगे। तो इस प्रकार ये बन गया शोधन अयम। एक उदाहरण और देखो, देखें। वही बात, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ओ है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, ए स्वर है। तो संधि युक्त करते समय क्या करना है, किस केवल इस ए स्वर को किसमें बदलना है, अवग्रह में या खंडाकार चिन्ह में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके प्रथम पद को वैसा का वैसा लिख दो, लिख दिया, और द्वितीय पद के बाकी वर्णों को लिख दो, ये हो गया। तो इस प्रकार ये हो गया। तो ये तो था संधि युक्त करना। अब हम समझेंगे संधि विच्छेद करना। तो संधि युक्त करते समय जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए या ओ हो और आगे केवल ए स्वर हो, तो संधि युक्त करते समय केवल ए स्वर को अवग्रह या खंडाकार चिन्ह में बदलना है। ये अवग्रह या खंडाकार का चिन्ह है, तो इसको इसमें बदलना है। अब हम करेंगे संधि, अभी हमने की थी युक्त, अब करेंगे विच्छेद। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं मिटा सकूं और आप इसको अपनी कॉपी में ठीक ढंग से उतार सकें। इस बार संधि युक्त पद में आपको वही अवग्रह या खंडाकार चिन्ह मिलेगा। इसके आपको किस में बदलना है, वापस ए स्वर में बदलना है। अभी हमने जो काम किया इसके विपरीत काम करना है। अभी आपने ए को अवग्रह में बदलना था, अब अवग्रह को वापस ए स्वर में बदलना, इतना ही काम करना, बाकी कोई कार्य नहीं करना। देखो, देखें। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किसको बदलना, केवल इस अवग्रह को बदलना। किससे बदलना, आपको पता है, इस ए स्वर में बदलना। ये धन का निशान लगा दिया, इसको बदल दिया इस ए स्वर में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे का आगे, पीछे का पीछे लिख दो। ये कहाँ है, यहाँ आ जाएगा, ये प्रथम पद के रूप में, और इसके बाद ये ऐसा कैसा आ जाएगा। तो बन गया ग्रामे धन अस्मिन। देखो आपका उत्तर सही है कि नहीं है। इस नियम के हिसाब से प्रथम पद का अंतिम वर्ण या तो होना चाहिए ए या होना चाहिए ओ, है ए, और आगे होना चाहिए ए स्वर। इसका मतलब आपका उत्तर सही है। एक उदाहरण और देखो, देखें।
अब इसको तोड़ेंगे तो तोड़ते समय वही बात, खंडाकार चिन्ह को किससे बदलना है, ए स्वर में बदलना है। बदल दिया, बाकी कोई कार्य नहीं होगा। आगे का आगे पीछे का पीछे। जो इस खंडाकार चिन्ह से जितना भी पहले वर्ण है या एक पद कह सकते हैं वो प्रथम पद के रूप में लिखा जाएगा। तो बन गया नगरे, और यहाँ आ गया ये पीछे पी, तो बन गया नगरे धन अपी। तो इस प्रकार ये आपका उत्तर सही है। तो ये तो था इसका उदाहरण। अब ओ वाला उदाहरण कुछ देखते हैं। कृष्णो एवदत्त, खंडाकार चिन्ह है और उसके पहले वाले वर्ण में या तो मिलेगी ए की मात्रा या मिलेगी ओ की मात्रा। यहाँ इन दोनों उदाहरण में खंडाकार चिन्ह के पहले ए की मात्रा मिल रही थी, क्योंकि यह भी मिल सकता है और ओ भी मिल रहा था। इस बार मिलेगी ओ की मात्रा। परिवर्तन केवल उतना ही करना है, किससे बदलना है, इस खंडाकार चिन्ह को, चाहे ए हो चाहे ओ हो, बदलना इस खंडाकार चिन्ह को है किसमें, इस अस्वर में। अस्वर में बदल दिया, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बन गया कृष्णो, और बाकी वैसे के वैसे आ गया। कृष्णोधन एवदत्त। एक उदाहरण और देखो, देखें। मौनयम, वही बात, खंडाकार चिन्ह है और उसके पहले ओ की मात्रा है। तो तोड़ना है तो केवल इस खंडाकार चिन्ह को किससे बदलेंगे, ए स्वर में। ए स्वर हमेशा कहाँ आएगा, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण के रूप में। तो ये द्वितीय पद यहाँ होता है, उसका प्रथम वर्ण ये होता है। इसको लिख दो, इसको बदला है। अब इसके बाद जितने वर्ण हैं वो इसके बाद आएंगे और इसके पहले वर्ण है वो पहले आएंगे और पहले होंगे वो धन के आगे लिखे जाएंगे। तो ऐसे लिख दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बन गया मौनधन अयम। तो इस प्रकार ये तो थी पूर्व रूप संधि, संधि विच्छेद और संधि युक्त। संधि युक्त करते समय इस ए स्वर को खंडाकार या अवग्रह चिन्ह में बदलना है और विच्छेद करते समय इस अवग्रह को वापस ए स्वर में परिवर्तन करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे आपके पाठ्यक्रम की जो अच अर्थात स्वर संधि है उसका अंतिम भाग, वो है पररूप संधि। इस पररूप संधि का भी केवल एक ही नियम है, और जैसा कि अभी बताया था मैंने कि ए और ओ होगा, और पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब होता है धन के निशान के बाद। तो इस बार ए और ओ कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। पूर्व का मतलब पहले, यहाँ अभी पूर्व रूप में यहाँ मिले थे, पर में यहाँ मिलेंगे। तो यहाँ क्या मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, वो लिख रहा हूं मैं, अकारांत उपसर्ग। देखो उपसर्ग कुल कितने होते हैं संस्कृत में, 22 होते हैं। 22 में से ऐसे उपसर्ग जो अकारांत है। अब अकारांत किसे कहते हैं, ऐसा शब्द या पद जिसके सबसे अंत में ए की ध्वनि आती हो या ए वर्ण हो। तो ऐसे वर्ण या शब्द अकारांत कहलाते हैं। और यहाँ शर्त है अकारांत उपसर्ग होने चाहिए। तो अकारांत उपसर्ग 22 उपसर्गों में से कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जो अकारांत उपसर्ग है। कौन कौन से हैं, जैसे प्र है कि नहीं है अकारांत, अंतिम में ए की ध्वनि आ रही है, उप है कि नहीं है अव है कि नहीं है। तो ऐसे कुछ उपसर्ग है जो अकारांत उपसर्ग है। और तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण अकारांत उपसर्ग होगा, अर्थात इनमें से कोई एक होगा। और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए या
ओ होगा। तो संधि युक्त करते समय क्या करेंगे? यहाँ पूर्व व पर के स्थान पर पररूप आदेश होगा। ये पररूप क्या होता है? पररूप का मतलब है ये, पर का मतलब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, द्वितीय पद के प्रथम वर्ण जैसा हो जाना। पररूप का मतलब क्या है? अगर द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए है तो यहां इसको ए और प्रथम पूर्व और पर के स्थान पर वाला वर्ण हो जाएगा, और यदि ओ है तो पूर्व और पर के स्थान पर ओ हो जाएगा। जो आगे है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, इसके दो ही उदाहरण हैं, दो ही उदाहरण परीक्षा में से आएंगे तो दो ही हमें पढ़ने हैं। वो है प्रे प्लस एज तय। देखो सही है कि नहीं है? प्रथम पद यानी इस बार अकारांत उपसर्ग है ये प्र, इनमें से कोई एक होगा और है और आगे ए या ओ होगा। तो संधि युक्त करते समय पूर्व और पर, पूर्व क्या है? ये है ना, और पर क्या है? ये यही है पूर्व, और ये हो गया जत है। इन दोनों के स्थान पर ए और ए के, पूर्व का मतलब प्रथम पद का अंतिम वर्ण, जैसा कि हमने पहले लिखाया था, बताया था, समझाया था। पूर्व का मतलब होता है प्रथम पद का अंतिम वर्ण, पर का मतलब होता है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण। तो यहाँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए से एडी वाला स्वर है, तो इसके स्थान पर क्या होगा? पररूप होगा। पररूप का मतलब क्या होता है? जो द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है वो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पररूप क्या है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए, तो इसलिए इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा? ये ए बन जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बाकी है, अब मिला दो, ये हो गया प्र आधा है और ये हो गया जत है, लिख दिया। अब इनको मिला दो, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? इन दोनों को मिलाया तो बन गया ये प्रे, और इन दोनों के योग से ये हो गया जते, तो बन गया प्रेजते। समझ में आया कि नहीं आया? एक उदाहरण और देखो, देखें। उपदन ओष्यते। देखो प्रथम पद का प्रथम पद अकारांत उपसर्ग है क्या? ये उपसर्ग है, उप अकारांत है, और आगे या तो ए होगा या ओ होगा। ये दो ही उदाहरण हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई उदाहरण ऐसा इसमें नहीं पूछा जाएगा। अब आपको संधि युक्त करना है, तो संधि युक्त करते समय क्या करना? पूर्व और पर के स्थान पर पहले देखो पूर्व क्या है? पूर्व का मतलब है प्रथम पद का अंतिम वर्ण। ये इसको तोड़ेंगे ना तो ये आधा प और ये ए हो गया, तो ये लास्ट में क्या आया? ये धन का निशान ये है, तो है कि नहीं? ए है, तो ये हो गया पूर्व। अब पर क्या है? द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, ये ओ है ना। तो पूर्व और पर के स्थान पर पररूप, पररूप का मतलब द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? ओ है, इसलिए यहां इन दोनों के स्थान पर ओ आदेश होगा, क्योंकि पररूप का मतलब होता है द्वितीय पद का प्रथम वर्ण होता है, वैसा का वैसा हो जाता है। यहाँ ओ है इसलिए ओ हुआ, यहाँ ए था इसलिए इस ए और ओ के स्थान पर ये ए हुआ था। ये होता है पररूप आदेश, तो इसके स्थान पर ये हो गया। अब बाकी का बाकी लिख दो। अब ये उ और पे क्या हो गया? आधा हो गया, क्योंकि इसमें आपने ए निकाल दिया, इसमें से ओ निकाल दिया, बाकी क्या बच गया? ये सती बच गया। अब मिला दो, स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो मिलाया, तो आधा पे और ओ मिलाया तो क्या हो गया? ये पो हो गया, इन दोनों के योग से। बाकी वैसे के वैसे लिखते हैं। आगे क्या है? ये उ, पीछे क्या है? ये सती, तो बन गया उपोषति। तो इस प्रकार ये तो थी
पररूप संधि। पररूप संधि में ये दो ही उदाहरण पढ़ने लायक है और परीक्षा में ये दो ही में से ही कोई पूछे जाएंगे। इसके हम नियम यह है कि यहाँ पूर्व और पर के स्थान पर पररूप आदेश होता है। समझना, ये पररूप का मतलब क्या होता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, वैसा का वैसे आदेश हो जाता है। तो यहाँ ए का आदेश हुआ है, यहाँ ओ का आदेश हुआ है, क्योंकि पररूप यह है। तो यहाँ ए और ओ मिलकर ओ बनता है, या ए और ए मिलकर ए बनता है। बाकी आप जानते हो, ऐसा हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये दो उदाहरण हैं। अब टुकड़े करेंगे इसके, तो वापस इसके टुकड़े कर दो, तो बन गया प्रे प्लस एजते, ये वापस आ जाएगा। और इसका यहाँ से टुकड़ा कर दो तो बन गया उपधन ओषति, तो ये हो गया उपोषति। तो इस प्रकार ये दो ही उदाहरण परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार यह संधि भी पूरी हुई। तो इस प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में जो अच संधि अर्थात स्वर संधि के जो 5 भाग थे वे पूरे हुए। आगे वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे हल संधि। धन्यवाद।